पैसा की स्ट्रगल एक नया स्ट्रेस बन जाता है। तो एमबीए और एमआईएम में डिफरेंस क्या है? हेलो लाइटो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये मैंने सोचा है कि ये कुछ नया सीरीज कुछ ट्राई करते हैं कि जो क्वेश्चन आप मेरे से पूछते हो, जैसे मास्टर्स हो गया और जो भी इससे रिलेटेड हो गया जिसकी नॉलेज मुझे नहीं है, तो मैंने सोचा कि अब हर उसमें मेरा दोस्त आएगा एक, ये उसमें से एक दोस्त है और मे भी हो सकता है इसका मल्टीपल अपीरियंस हो, बिकॉज इसके पास अच्छी खासी नॉलेज है थोड़ी बहुत चीजों की जो मुझे नहीं पता है। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहोगे आप? तो फर्स्टली हाय एवरीवन, मेरा नाम अमर सिंह रेड्डी है। तो मैं बर्लिन में रहता हूँ। मैं भी 2 साल से यहीं पे मास्टर्स कर रहा हूँ। मैं इशिका को 2 साल से जानता हूँ, जब से जर्मनी आया हूँ। और आई होप यू गाइस हैव अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। सो अमर, तूने बैचलर्स कहाँ से करा था? मैं बैचलर्स इंडिया में कर रहा था। मैं इंजीनियरिंग में अपना बैचलर्स कर रहा था और उसके बाद मैं 2 साल जॉब कर रहा था बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप में। और कोविड के टाइम में ये सब हो रहा था, तो मैं उसके बाद सोचा कि शायद ये राइट टाइम हो सकता है कि मास्टर्स करने के लिए। और जब मैं मास्टर्स करने के लिए डिसाइड हुआ था, तब मैंने सोचा कि अम, मतलब ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में आपको पता ही होगा कि वो वीज़ा की रिक्वायरमेंट इतना कुछ नहीं होता है। कि मेरे को जाना है कि जब मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे जाना है एग्ज़ैक्टली, जब इंडिया में मैं मास्टर्स नहीं करना सोचा, जब बाहर जाने की सोचा था, मैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ कहीं पे भी जा सकता है। बट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में ऑलरेडी बहुत सारे इंडियंस जा चुके हैं और वहाँ पे ऑलरेडी सैचुरेशन आ चुका है। जॉब मार्केट भी इतना खास नहीं था। कोविड के टाइम पे इंडिया में ही जॉब मार्केट इतना स्ट्रगलिंग था कि अब्रॉड में, वो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में पर्टिकुलरली, तो जो भी पॉपुलर ऑप्शंस है वहाँ पे वीज़ा के स्ट्रगल्स लोगों को देखते हुए, मतलब स्ट्रगल करते हुए मैंने देखा था। क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग आ गया और वहाँ पे इतना ज़्यादा सैचुरेशन आ गया कि उस कंट्री इटसेल्फ इतना इंटरेस्टेड नहीं था कि और ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले। तो उसकी वजह से वो लोग स्ट्रगल करते हुए देखा। तब मैंने सोचा कि जहाँ पे वीज़ा की स्ट्रगल नहीं हो, वहाँ पे 50% स्ट्रगल एटलीस्ट खत्म हो, क्योंकि जॉब मार्केट की स्ट्रगल वैसे ही मतलब होता ही है। तो उसके साथ-साथ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का स्ट्रगल आपको पता ही होगा कि बहुत सारे होता है। उसके अलावा भी ये वीज़ा की स्ट्रगल एक नया स्ट्रेस बन जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जहाँ पे थोड़ा सेफ स्पेस होगा वहाँ पे जाएँगे, क्योंकि फ्यूचर भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर। तो जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ जर्मनी में, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है ही। और यहाँ पे एजिंग सोसाइटी है और जॉब ओपनिंग्स भी बहुत सारे हैं जहाँ पे वर्कफोर्स में रिक्वायरमेंट है। तो मैंने सोचा कि शायद मेरे लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी होगा, और तो मैंने जर्मनी आ गया। तो एमबीए और एमआईएम में डिफरेंस क्या है? तूने क्या लिया है, एमबीए लिया है, एमआईएम लिया है? तो बहुत सारे लोगों को होता है कि एमबीए और एमआई में क्या एग्जैक्ट फ़र्क होता है। तो जितना तक मेरे को पता है मैं बताता हूँ। एमबीए और एमआई में फंडामेंटल डिफरेंस ये होता है कि एमबीए इज़ मेंट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स और एग्जीक्यूटिव्स, और जिनको वर्क एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट होता ही है। कहीं पे भी आप एमबीए के लिए अप्लाई करो अपार्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया में जो एमबीए नाम से जो डिग्री दिया जा रहा है वो एमआईएम की स्ट्रक्चर में होता है फंडामेंटल, आप देखोगे तो। क्योंकि यूरोप में जो ऑफर करा गया एमआईएम जो भी होता है, इट्स मेंट फॉर जो भी मैनेजमेंट ने एकेडमिकली अपनी फंडामेंटल्स ट्रेड करने के लिए, अपनी जो बेसिक पढ़ाई सीखने आने की कोशिश कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, वेदर उनकी बैकग्राउंड है बैचलर्स में या कोई भी पहले उन्होंने जॉब करा कि नहीं करा, और बीबीए करा होगा, बीए करा होगा, बी एमबीबीएस करा होगा, बीटेक करा होगा, जो भी करा होगा। तो किसी भी बैकग्राउंड से लोग जो आना चाह रहे हैं, वो जो सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट में जो फंडामेंटल्स होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस से लेके अपनी सेल्स फोर्स मैनेजमेंट तक, अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक, सारे फंडामेंटल्स कवर करते हुए और अपनी खुद की एक स्पेशलाइजेशन चूज करते हुए डिजाइन करा गया एमआई में। सेम चीजें हम फॉलो करते हैं इंडिया में एमबीए। जो इंडिया में फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल्स होता है और उसके बाद अपनी स्पेशलाइजेशन कोर्सेस आता है, उसके बाद इंटर्नशिप होता है। सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं इंडिया में। तो इवन रिसेंटली फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग्स में भी जब एमआईएम की रैंकिंग्स दिया गया, वहाँ पे इंडिया की 20 स्कूल्स मेंशन करा गया है, क्योंकि इंडिया की 20 स्कूल्स जो एमबीए नाम से जो ऑफर करा जा रहा है, वो एमआईएम ही है टेक्निकली बात करें तो। अब क्योंकि अब्रॉड में एमबीए जब आप करने जा रहे हो, मिनिमम 2 to 3 इयर्स मिनिमम, और मैक्सिमम 5 इयर्स तक आपको वर्क एक्सपीरियंस जरूरी होता है। और कोई भी दुनिया भर के 20 स्कूल आपको लेना है तो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस वो मांगता ही है, और वो उससे ज़्यादा प्रोफाइल डिपेंड करता है। एकेडमिकली इतना ज़्यादा कोर्स वाइज डिफरेंस नहीं होता है, बट जब आप वो स्ट्रक्चर और करिकुलम देखेगा तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। नाइस।
और अगर किसी को अप्लाई करना है एमबीए के लिए तो उसको क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए? मतलब कितना गैप होना चाहिए वीज़ा और अप्लाई एप्लीकेशन के बीच में? मतलब कोई भी मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एटलीस्ट पर्टिकुलरली जर्मनी को लेके, आपको इंडिया से अप्लाई कर रहे हो इवन टू बी प्रिसाइज, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आपको कि मिनिमम 8 to 10 मंथ्स अपनी अपनी कोई भी इनटेक हो। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोग्राम अभी सितंबर 2024 में स्टार्ट हो रहा है। मोस्ट ऑफ द इनटेक्स यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि एक समर इनटेक होता है, विंटर इनटेक होता है। वो मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल और सितंबर में ही होता है। इन दोनों में ही होता है इनटेक्स, ये रिगार्डलेस। ये सिंगल इनटेक होता है तो सीधा अगस्त या सितंबर में होता है। 2 इनटेक्स होता है तो वो दोनों होता है। आपको चेक करना पड़ता है, खुद की रिसर्च करना पड़ता है। बट मेरा सजेशन ये होता है कि जब भी आप अपना इनटेक चूज कर लिया, वहां से 10 मंथ्स अहेड, मतलब इस साल की सितंबर 2024 में अप्लाई करना चाह रहा है, मतलब मैं लास्ट ईयर अक्टूबर तक ऑलरेडी मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट जो भी एप्लीकेशन के लिए जरूरी होता है वो सब मेरे पास प्रिपेयर्ड होना जरूरी है। क्योंकि मेरा जीआरई स्कोर से लेके, मेरा आईएलटीएस स्कोर के लेके, मेरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मेरा ट्रांसक्रिप्ट, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सारे प्रिपेयर्ड होना ही चाहिए उस टाइम तक। क्योंकि मैं एडमिशन्स के लिए एप्लीकेशंस खुलते ही मैं फर्स्ट एप्लीकेशन डालना चाहूंगा। सेम गोज़ विद बैचलर्स। बैचलर्स के लिए भी आपको पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी है वो प्रिपेयर करते हैं ताकि आपका वीज़ा का जब आप बोलते हो कि वेटिंग लिस्ट में इतना टाइम हो रहा है, कॉलेज का कैसे करना है, तो वो फिर नहीं हो पाता। मतलब क्योंकि आप जल्दी अप्लाई कर देते हो वीज़ा के लिए तो जल्दी आ जाता है, फिर आपको डेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब यहाँ पे दो चीजें वो आप कंसिडरेशन में लेना होता है। एक तो इमेजिन करो आप अपनी बेस्ट शॉट दे रहे हैं और अपनी मोस्ट एस्पिरेशनल यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे आपको आपको लग रहा है आपकी चांसेस बहुत कम है, बट आप ट्राई करना चाह रहे हैं। तो आपकी बेस्ट शॉट होता है जब एडमिशन्स खुलते ही अप्लाई करने में। और सेकंड चीज ये होता है कि इमेजिन करो आपकी एडमिशन हो गया, वहां से लेके आपको मिनिमम 7 to 6 मंथ्स आपको वीसा के लिए होना ही चाहिए टाइम। क्योंकि अगर नहीं हो तो मोर ऑफन देन नॉट आपको स्ट्रगल करता है कि आपकी इनटेक की टाइम पे आपको वीसा और सारे डॉक्यूमेंट्स खत्म होके आपके हाथ में आ जाए। क्योंकि मेनी ऑफ द टाइम्स आप सिंगल इनटेक वाला हो तो थोड़ा भी इधर उधर हुआ आपको डिफर करना पड़ेगा और आपको सीधा 1 साल डिफर करना पड़ेगा। और आपको 1 साल मतलब टाइम वेस्ट मैं बताऊंगा नहीं, बट टेक्निकली आपको 1 ईयर वेट करना पड़ेगा। जो आपकी प्लान है वो आप मतलब शिफ्ट हो चुके हो। लेकिन उससे तो वही हो जाता है ना, मतलब आपका 1 साल देखा जाए तो बर्बाद ही हो जाता है। फिर आपकी डिग्री भी लेट खत्म होएगी, आपको जितना पूरा एक्सपेक्ट प्लान करना है। अपसेट हो जाएगा। हुँ। बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि वीजा के लिए इनफ टाइम रखना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप बेस्ट शॉट लेना चाह रहे हो एडमिशन की स्टार्टिंग में लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा फील करा जाएगा कि फर्स्ट 25% ऑफ द सीट्स अपनी या 30% ऑफ द सीट डिपेंड्स ऑन लाइक 3 राउंड्स या 2 राउंड्स या 4 राउंड्स में ले रहे हैं। तो क्लास पे ऐसा डिवाइड करा जाएगा और फर्स्ट 25%, नेक्स्ट 50%, नेक्स्ट 75%, ऐसा फील हो जाएगा। तो जब आप लास्ट 25% में हो तो आप एक्चुअली अपनी करंट 75% से भी बेटर प्रोफाइल्स या बेटर compete कर रहे हैं। हुँ। और जर्मनी में बहुत सारे बी स्कूल्स में, टॉप टियर बी स्कूल्स का बात कर रहा हूँ, टॉप टियर बी स्कूल्स में एक ये कल्चर होता है कि जब इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जब स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहा है यूनिवर्सिटी, तो मेक श्योर करता है कि अब बहुत सारे कंट्रीज से और अलग अलग कंट्रीज से लोग हो। मतलब सिर्फ एक ही कंट्री से 70% ऑफ द क्लासरूम फिल ना हो जाए, वो मेक श्योर करता है। हुँ। जितना भी जर्मन्स को लेते हैं उतने ही इंडियंस को लेते हैं, उतने सारे अफ्रीकन को लेते हैं, उतने सारे साउथ अमेरिकन को लेते हैं, उतने सारे यूएस को लेकिन लेते हैं। लेकिन ये टॉप 20 स्कूल की बात कर रहे हैं, जो सेकंड सेकंड टियर में आते हैं वो उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन जो टॉप टॉप में आते हैं, अगर आप गूगल की कौन-सी रैंकिंग होती है वो? फाइनेंशियल टाइम्स की मतलब बिजनेस स्कूल्स को लेके तो मैं पर्सनली एमबीए पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को बिजनेस स्कूल्स की अराउंड ही नॉलेज है जर्मनी को लेके। क्योंकि मेरे को स्टेम साइड करिकुलम की इतना आइडिया नहीं है टीयूज के बारे में या मतलब टेक्निक यूनिवर्सिटी जो भी होता है। मैं जितना तक बता सकता हूँ कि बिजनेस स्कूल, टॉप टियर बी स्कूल जैसे कि मैनहेम बी स्कूल हुआ या फ्रैंकफर्ट स्कूल हुआ या ईएसएमटी हुआ, ईएससीपी हुआ, जो जर्मनी में टॉप बी स्कूल और है। प्राइवेट है ये वाले? मोस्ट प्रॉब्ली प्राइवेट होता है। जर्मनी में इतना ज्यादा बी स्कूल की कल्चर नहीं है, ऑन द अदर हैंड प्राइवेट स्कूल की कल्चर भी नहीं है। तो ये जो भी स्कूल्स है ये सारे प्रेफर करता है कि अपने बेस्ट मतलब अपन बहुत सारी कंट्री से लोग हों, तो एक कंट्री से ज्यादा लोग ना हो। तो हर कंट्री की एक कोटा होता है। तो पहली बार मैं जब एक अच्छा बी स्कूल में अप्लाई करा तो सिर्फ कोटा की वजह से मेरे को रिजेक्ट हुआ गया। तो ये होता है, हर किसी के साथ होता है। तो वो भी दिमाग में रखते हुए आप अपनी कोटा से फर्स्ट होना जरूरी है ताकि आपके पास बेस्ट शॉट हो। रिगार्डलेस आपकी प्रोफाइल जितना भी तगड़ा हो, उस बैच में, उस साल की बैच में ऑलरेडी 7 इंडियंस या 8 इंडियंस को ले लिया तो आपको कंसिडर ही नहीं करा जाएगा। तो वो आपको ड्रॉबैक हो सकता है। तो उसको आप नेविगेट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए आप बेटर अहेड रहे।
तो आपके पास ज़्यादा टाइम भी हो, स्ट्रेस भी नहीं हो और मतलब जब आप ट्रैवल बुकिंग्स करते हो या ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हो या अपना स्टे के बारे में ढूँढते हो, इन सब के लिए आपके पास ऑलरेडी वीज़ा की क्लैरिटी है। अब वीज़ा आ गया हाथ में, तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, उसको और ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्यों बनाना है, ऑलरेडी जो स्ट्रेसफुल होता है। तो कौन-कौन सी मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए एप्लीकेशन करते कि भाई ये 2, 3, 4 चीज़ें हैं जिसका मुझे ध्यान रखना ही रखना है कि इसको मैं बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकता? मतलब मैं सबके लिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि डिपेंड आपने कौन-सा करा? तो मेरा पर्सनल मैं अभी करंटली मेरे को ईएससीपी बी स्कूल में जो स्पेशलाइज्ड मास्टर्स प्रोग्राम होता है, उनमें से एक स्पेशलाइज्ड मास्टर में मेरे को एडमिशन मिला था। तो कौन-सी स्पेशलाइज़ेशन है? मेरा मास्टर्स इन इंटरनेशनल सेल्स मैनेजमेंट है, तो मेरे को उसमें सीट मिला था। तो मैं अभी नेक्स्ट 2 साल वो पढ़ने जा रहा हूँ। तो अब इसके एडमिशन प्रोसेस में मैंने क्या करा, सही चीज़ें क्या करा, मतलब मैं पहले से ही प्लान कर रहा था, मतलब मैं 1 साल पहले से ही उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं अपने पूरा एप्लीकेशन उसके हिसाब से प्रिपेयर करा और मेरे को पता है कि इस साल के एडमिशन के लिए पिछले साल 2023 अक्टूबर में एडमिशन्स अराउंड खुल जाएगा। तो तब तक मेरा एप्लीकेशन मैं सारे रेडी करके रखा हूँ। चाहे वो वर्क से लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हो और मेरा करंट मास्टर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कोई भी प्रोफ़ेसर से और अपना करंट स्टैंडिंग जो भी क्रेडिट्स होता है जितना कंप्लीट हुआ और उसका ट्रांसक्रिप्ट्स है, करंट ट्रांसक्रिप्ट्स लेके आया था, प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास है ही वैसे ही और मेरा अपना अपडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाया था और अपने अपडेटेड सीवी बनाया था और मेरा प्रीवियस कोर्स जो भी जीआरई और आईएलटीएस का कोर्स है, सब मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है सारा मैंने प्रिपेयर करके रखा है दोबारा और पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है और उन सबको एडमिशन के टाइम पे एडमिशन खुलते ही मैंने अप्लाई कर दिया। तो उसकी वजह से मेरे को मैं बिलीव करता हूँ उसकी वजह से मेरे को ज़्यादा एडवांटेज हुआ था। उसकी वजह से मेरे को डायरेक्टली इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट आ गया। जब इंटरव्यू के उसके बीच में एग्ज़ाम भी हुआ था, एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ा बट उसके बाद सीधा इंटरव्यू का वो आ गया। जब इंटरव्यू भी खत्म हो गया तो उसके बाद मेरे को सीधा एडमिशन मिल गया। आप इसको थोड़ा शॉर्ट में पॉइंट में बता सकते हो ताकि मतलब जैसे पॉइंट 1 एक मतलब सेंटेंस में। मैं अब पूरे वीडियो को समराइज़ करना है, तो हुँ। पूरे वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करा। पहले आपकी अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही प्रिपेयर करके रखना है, जिस साल से उस 10 मंथ्स आप लेके जाओ बफर, 10 टू 9 मंथ्स आप पहले ही प्रिपेयर करके रखो। तो अपनी एग्ज़ाम्स या जो भी देना है, उससे पहले ही रखो क्योंकि आप इमेजिन आईएलटीएस में दे रहा हूँ। जब मैं पहली बार आईएलटीएस दिया था, आईएलटीएस एग्ज़ाम से 2 मंथ्स के 1 मंथ अराउंड मेरे को रिज़ल्ट आ गया। तो आईएलटीएस के बाद मैंने अपना एक बाकी एग्ज़ाम्स दिया था, जो भी देना है। लेकिन वो होता है कि अगर हम इतना डेफर रखते हैं, तो आपके पास वो ऑप्शन भी है, अगर आपके सपोज़ आपका पहली बार आईएलटीएस में डिज़ायर्ड नंबर नहीं आया, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मतलब उसको दूसरी बार भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपका डेफर टाइम ही 1-2 मंथ है, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। मतलब मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली आप आईएलटीएस में मतलब 7 से ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो 7 से ज़्यादा आपको जितना भी हो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बट आप 7 से नीचे हो तो मतलब प्रॉब्लम है। बट आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दोगे तो 7 से ऊपर आ ही जाएगा किसी को भी। होता है और स्टार्टिंग से बोल रहे हैं ना? पहले पॉइंट से? नहीं, नहीं। अच्छा। तो अब सेकंड पॉइंट ये होता है कि आपको अपने एडमिशन्स के बारे में आपको पर्टिकुलरली आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो मैं प्रेफ़र करूँगा अर्ली अप्लाई करना। इट गोज़ बोथ वेज़। और तीसरा पॉइंट ये है कि थोड़ा जर्मन सीख के आना डेफ़िनेटली बेटर होता है हमेशा। तो जब आप 15 मंथ्स टू 16 मंथ्स अहेड प्लान कर रहे हो कि अपना जर्मनी आने के लिए, मिनिमम उतना लेके मतलब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उतना लेके प्रिपेयर करो। 16 मंथ्स अहेड प्रिपेयर कर रहे हो तो 16 मंथ्स में एटलीस्ट आप 6 मंथ्स भी दोगे जर्मन सीखने के लिए, इट इज़ अ सीरियस टाइम। मतलब अच्छा खासा टाइम है तो थोड़ा तो सीख सकते हैं। तो जब आप थोड़ा 6 मंथ्स या 8 मंथ्स काम करके आओगे यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप 6 मंथ्स 8 मंथ्स काम करके आए हो, आते ही आपको डिफ़िकल्ट लगेगा बट आप 1-2 मंथ्स में एडजस्ट हो जाओगे और कन्वर्सेशन बन जाएगा। बट उससे भी ज़्यादा मतलब मिनिमम वो भी एफ़र्ट नहीं डाल के आया तो यहाँ पे सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स होता है। एक्सपेंसिव बहुत है। वो भी है और इंडिया में भी इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ मतलब मेरे को मिला नहीं पर्टिकुलरली। मेरे को मिला था। तो तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हो, उसका भी वेरी हुँ, करता है। पर ये है कि मतलब आपको ऐसे नहीं करना है कि यार मेरे को तो मेरे आस-पास दिख ही नहीं रहा कोई, ना मुझे यूट्यूब पे किसी ने बताया तो मैं करूँगा नहीं। गूगल करो, क्लासेस निकालो, उनके पास जाओ, उनके ट्रायल क्लासेस लो, जो आपको अच्छी लगे फिर उस पे जाके सीख के फिर आओ इधर, वरना क्योंकि एक तो आपके पार्ट टाइम जॉब में भी डिफर करेगा, मतलब आपको जर्मन आती है, नहीं आती है, वो उसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आप जितना भी हाँ ना, हाँ ना करते रहो, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। उसका एक पार्ट टाइम जॉब में हो गया कि आपकी सबसे ज़्यादा मेन है आपकी मेन फील्ड में जॉब।
अगर आपको जर्मन सीखनी नहीं है तो मत आओ इधर, सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि आपको फिर अपने ना आपको अपनी फील्ड में जॉब मिलेगी, ना आपको मुश्किल हो जाती है, मतलब मिल जाती है, ऐसा नहीं बोल रही मैं नहीं मिलेगी, बट चांसेस बहुत 1% चांसेस होते हैं उसके। मुश्किल होता है, बट नहीं नहीं, वो सब लोग बोलता ही है क्योंकि अपनी खुद की एक्सपीरियंस से बताते हैं, बट लोग वहाँ पे जो सुन रहे हैं उसको इतना एक्साइटिंग या मतलब इतना नया नहीं लगा होगा। बट हम भी इतना नहीं मतलब स्ट्रेस नहीं कर रहे क्योंकि जो आएगा उसको पता ही चल जाएगा। बट बस एक सिंपल सा एडवाइस है कि मतलब पहले से थोड़ा प्रिपेयर्ड रहने से कुछ बेटर लोगों को लगता ठोकर खा के सीखने की आदत होती है, तो वो है। वाले मैं लोग हैं। एक्चुअली सेम चीज कर रहा था कि मतलब सब लोग बोलते ही है मैं इधर सीख लूंगा या मैं बिना जर्मन अपने लिए मतलब बर्लिन जाऊंगा, बर्लिन में इंग्लिश स्पीकिंग इंटरनेशनल सिटी है, तो वहां पे मेरे को इतना मुश्किल नहीं होगा और रियली मैं कुछ तो फिगर आउट कर दूंगा वहां पे जाके। मैं इस माइंडसेट से आया, बट बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस हुआ था मेरे मेरे साथ। तो मैं सजेस्ट करूंगा किसी को भी, क्योंकि मेरे जैसे सोचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, मेरे को खुद पता है। तो मैं इतना सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड होने में भी ये काम आ जाएगा। तो यही था, होप सो आपको पसंद आई होगी ये वाली वीडियो। और अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, हमें बताओ कि कैसी लगी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इस सीरीज का मैं नाम क्या रखूं, मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, तो आप लोग अच्छे जज हो बताने के लिए कि मैं नाम क्या रखूं। तो प्लीज लेट मी नो। एंड ऑफ वीडियोस देना, मैं मिलती हूँ आपको अगली सीरीज में और प्लस अगली वीडियोस में भी। बाय बाय।